कई किसान भाई 4-4 कट्टा यूरिया एक एकड़ में डाल देते हैं। बिल्कुल जी। पड़ोसी किसान का खेत हरा भरा दिखता है, उसको देख करके अपने खेत को भी उतना ही हरा भरा करने के लिए उसमें यूरिया डाल देते हैं। तो इससे देखिए नई किस्में आई हैं, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, जो कि क्रमशः 1509, 1121 और 1401 का सुधार करके बनाई गई हैं। और सुधार क्या किया गया है आप जानते हैं, इसमें पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं आता है, लेकिन इन किस्मों में भी बकाने बीमारी आ सकती है। हम इसकी कभी ये बात नहीं कहते हैं कि इसमें बकाने बिल्कुल नहीं आए। की किस्में हैं करीब 155-160 दिन के अंदर तैयार होती है, 1886 और 1401, 1728 भी उसी श्रेणी में आती है। इन किस्मों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैग यूरिया इसका प्रयोग करें। किसान भराओ सत श्री अकाल, मैं प्रगट सिंह फसलों की जानकारी तो बासमती ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1401 ਔਰ 1886 ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਸਰਸਾ ਦੇ ਆ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ क्रॉप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हैगे है, उन्होंने दे विचों तत्थ निकल के सामने आए हैगे और आपां इस वीडियो दे विच गलबात करांगे कि किवें नर्सरी दे विच कंट्रोल करना हैगा और रनिंग क्रॉप दे विच आपां किद्दां क्रॉप कंट्रोल करना हैगा। नर्सरी उखाड़न वेले किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना ताकि ये प्रॉब्लम जनरेट ही ना होवे, क्योंकि ये समस्या बीज तो भी आती हैगी आ और खेत दे विच जो मिट्टी है, सोयल सोर्स है, वहाँ से भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और हमारे साथ सर हैं पूसा डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह, और इन्होंने हमारे चैनल पे काफ़ी बढ़िया जानकारी पहले भी पब्लिश की है और आपने उस जानकारी को माना है। इस वीडियो के ज़रिए भी हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं बीकानेर डिसीज के रिलेटेड, और आप वीडियो को पूरा देखें और इसके ऊपर अमल करें और दूसरे फार्मर के साथ इसको साझा करें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये बीकानेर डिसीज झंडा रोग क्या नई किस्मों भी आता है? ये थोड़ा बार बार इसके बारे में डिटेल मांग रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है प्रगट सिंह आपने। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बासमती की जितनी किस्में हैं, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1692, 17, 18, 16, 37 को छोड़ करके और PB1 जिसको मुच्छल के नाम से जानते हैं, इन 2 किस्मों को छोड़ करके बाकी जितनी किस्में हैं, चाहे 1401 हो या 1509 के सुधरे हुए रूप हैं, 1121 का सुधरा हुआ रूप है, उनमें बकाने आता है। रही बात, जहाँ तक बात जो 3 नई किस्में आई हैं, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, जो कि क्रमशः 1509, 1121 और 1401 का सुधार करके बनाई गई हैं। और सुधार क्या किया गया है आप जानते हैं, इसमें पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं आता है, लेकिन इन किस्मों में भी बकाने बीमारी आ सकती है। हम इसकी कभी ये बात नहीं कहते हैं कि इसमें बकाने बिल्कुल नहीं आएगा। जैसा कि आपने बताया, बकाने बीज से भी पैदा होता है और बकाने जो है मिट्टी में भी इसके बीजाणु होते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से हम अपने बीज का सही ढंग से उपचार करें ताकि बकाने नहीं आए, लेकिन बकाने इसमें आने की संभावना है। सर मोस्टली फार्मर क्या करते हैं, सीड को जो भारा सीड है, जो हल्का सीड है उसको निकालते हैं, भारे सीड का चयन करते हैं। सीड ट्रीटमेंट से लेके नर्सरी रोपाई तक किन बातों का ख्याल रखें कि इसका इन्फेक्शन बहुत कम हो? एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसान भाई अपना खुद का बीज प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि बीज को आप नमक के पानी के घोल में डुबो करके पहले उसको जो स्वस्थ बीज हैं उनकी छटाई कर लें। इसके लिए आपको नमक का घोल 10% का बनाना होता है, जिसमें 1 किलोग्राम नमक 10 लीटर पानी में घोल करके जो 8 किलोग्राम के आसपास बीज जो 1 एकड़ में बिजाई के लिए नर्सरी उगाने के लिए पर्याप्त होता है, उसको जब उसमें छोड़ेंगे तो भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और हल्के बीज तैरने लगेंगे। हल्के बीजों को आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद जो नीचे बैठे हुए बीज हैं उनको निकाल करके उनको अच्छी तरह से 3-4 बार पानी से धो दीजिए ताकि नमक का प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाए। इसके बाद हमें बीज का उपचार करना है। बीज का उपचार खासकर बकाने रोग के नियंत्रण के लिए और दूसरी जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनके नियंत्रण के लिए ज़रूरी है। इसके लिए कुछ हमारे जैव नियंत्रक भी हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा है।
ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद हम पौध डालें। ये ध्यान रखें कि जब हम पौध तैयार करते हैं और पौध जब हम उखाड़ते हैं तो उस समय खेत में पानी होना चाहिए। अगर हम सूखे खेत में पौध उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ें टूटेंगी और जड़ें जितनी टूटेंगी उतना बकाने को, अगर खेत में मिट्टी में बकाने हैं तो उसके फैलने की संभावना और बढ़ जाती है। जब ट्राइकोडर्मा से आपने बीज का उपचार करने के बाद पौध उखाड़ी, सही समय पे पौध की रोपाई करना जरूरी होता है। जो लंबी अवधि की किस्में जैसे पूसा बासमती 1886 या पूसा बासमती 1401 हैं, इनकी पौध की उम्र 25 से 30 दिन की आप रोपाई के लिए उपयुक्त है, उसको प्रयोग कर सकते हैं। और पौध को उखाड़ने के बाद शाम को पौध उखाड़ें। व्यवहारिक रूप से कई बार थोड़ा सा मुश्किल कार्य जरूर हो सकता है, लेकिन रात भर अगर इसको आप बावस्टिन के घोल में उसके जड़ों का उपचार करें, जड़ों को रूट डिप जिसको करते हैं, जड़ों को डुबो करके रखें। इसके लिए आप जो है या तो प्लास्टिक का बड़ा कंटेनर ले सकते हैं या आपके जो सिंचाई की नाली है उसमें 1 बाई 1 मीटर में पॉलीथीन लगा करके दोनों तरफ से मेड़ बना दीजिए और उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बावस्टिन डाल करके पर्याप्त मात्रा में घोल बना दीजिए ताकि उसके अंदर उखाड़ी गई पौध की जड़ें जो हैं डूबें। रात भर उनको डुबो करके रखिए और फिर इसके बाद पौध की आप रोपाई करिए, तो इससे निश्चित रूप से बकाने का नियंत्रण होगा। जी सर, अगर जिस खेत में नर्सरी रोपाई कर दी गई है, ट्रांसप्लांटिंग हो गई है, उस खेत में वाटर मैनेजमेंट पहले 20 दिन का कैसा होना चाहिए? फार्मर एक गलती करते हैं कि एक गट्टा यूरिया डाल दिया, 8 दिन बाद फिर एक गट्टा यूरिया डाल दिया। बासमती में ये क्रॉप प्रैक्टिस काफ़ी भारी पड़ रही है फार्मर के लिए। कई बार वो फंगीसाइड सॉइल में भी डालते हैं। इन 3 सवालों के जवाब भी जरूरत है। जहाँ तक उर्वरक और खादों के प्रबंधन का प्रश्न है, तो अगर आप रोपाई के बाद खाद डालने की बात कर रहे हैं तो रोपाई के बाद जो है खेत में हमको यूरिया का प्रयोग करना होता है। आमतौर पे जो डाई अमोनियम फास्फेट या डाई होती है, करीब 1 बैग डाई 1 एकड़ के हिसाब से डालते हैं। अगर गेहूं की फसल में आप डाले हैं तो उसको धान की फसल में डालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मिट्टी की जांच आप जरूर करा लें। पोटास जो है, म्यूरेट ऑफ पोटास करीब 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और जिंक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ये तो हम प्रयोग करते हैं। जिंक को आप रोपाई के बाद भी दे सकते हैं 10-15 दिन बाद, और डाई और पोटास वो हम खेत जब तैयारी करते हैं, पडलिंग करते हैं, उस समय देना जरूरी होता है। उर्वरक में नत्रजन की जितनी ज़्यादा मात्रा प्रयोग करें, कई किसान भाई 4-4 कट्टा यूरिया 1 एकड़ में डाल देते बिल्कुल जी। हैं। पड़ोसी किसान का खेत हरा भरा दिखता है, उसको देख करके अपने खेत को भी उतना ही हरा भरा करने के लिए उसमें यूरिया डाल देते हैं। तो इससे देखिए जितना नत्रजन पड़ेगा, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, खेत अगर भर जाएगा पूरी तरह से, हवा बिल्कुल नहीं जाएगी, लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी, तो इससे हम बीमारियों को पैदा होने के लिए और ख़ासकर कीड़ों को लगने के लिए अनुकूल वातावरण हम तैयार करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि नत्रजन की मात्रा हम इन किस्मों में, जो लंबी अवधि की किस्में हैं, करीब 155-160 दिन के अंदर तैयार होती है, 1886 और 1401, 1728 भी उसी श्रेणी में आती है। इन किस्मों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैग यूरिया इसका प्रयोग करें और इसको 3 हिस्से में दें। 1 तिहाई, 1 तिहाई, 1 तिहाई रोपाई के करीब 10-15 दिन बाद पहला प्रयोग करें और दूसरा प्रयोग जो है करीब 35-40 दिन के बाद करें और तीसरा प्रयोग जो है वो करीब 70-80 दिन की फसल हो जाती है, उसमें आप करें। गाभे में बाली आने से पहले पहले हमको प्रयोग सारा नत्रजन का कर लेना चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। और इसके अलावे जो रोग और कीट का प्रबंधन है, ये बहुत ज़रूरी है आपको फसल को स्वस्थ रखने के लिए। अगर हम शुरू से बात करें कौन कौन सी बीमारियां या कीड़े लगते हैं, तो शुरुआत होती है जो तना छेदक कीड़ा है, जिसको हम गोव की सुंडी बोलते हैं। रोपाई के करीब जब पूरा फुटाव हो जाता है 30-35-40 दिन के बाद, उस समय एक बार गोव की सुंडी आती है और एक बार वास्तव में जब गोव में बाली आ जाती है तब आती है। वैसे इसका नाम हम गोव की सुंडी ही बोलते हैं, लेकिन इसको तना छेदक कीट भी बोलते हैं। पहले अवस्था में भी आता है करीब 30-35 दिन के बाद, तो उसमें पदान है, केल्डान है, सनवैक्स है, ये दवाएँ इससे आप परिचित हैं, इनका प्रयोग करिए। कोराजिन का भी छिड़काव कर सकते हैं। और बाद में अगर गोव की सुंडी आती है और ख़ासकर सिरसा, फतेहाबाद, रानिया, रतिया, इस क्षेत्र में पिछले वर्ष मैं गया था सितंबर के महीने में अंत में बिल्कुल घूमने के लिए। उसमें 1401 में पूरी
बालियां आ चुकी थीं और तनाछेदक कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था। खेत को भी साफ़ सुथरा रखें ताकि कीट का नियंत्रण हो सके। तो इसका जो हमको सही समय पे जब हमको लगता है कि कीट का प्रकोप हुआ है तो दवा का हम प्रयोग सही समय पे करें। इसके अलावे जो बीमारियां हैं उसमें पत्ती का झुलसा रोग है, बैक्टीरियल ब्लाइट, तो 1886 में बिल्कुल नहीं आएगी। उसी तरह से जो ब्लास्ट की बीमारी यानी कि झोंका रोग, जो कि गर्दन तोड़ के रूप में भी आता है और पत्तियों के ऊपर भी आता है, तो ये दोनों बीमारियां जो हैं बिल्कुल 1886 में नहीं आएंगी। ये हमारा इसी के लिए इस किस्म का विकास किया गया और पिछली बार हम लोगों ने किसानों के यहाँ लगा करके 1401 को और 1886 को अगल बगल दिखाया था, चाहे वो सीधी बिजाई की गई हो उसमें या रोपाई वाले खेत में भी, ये बिल्कुल इन बीमारियों से मुक्त थी। तनाछेदक कीट जरूर आ सकता है, उसके लिए आप नियंत्रण करना जरूरी होगा। जी, किसान भाइयों, समय समय पर हम अपडेट्स देते रहते हैं और पूसा संस्थान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर सर और इनकी टीम काफ़ी बाइट्स लेके आपकी तरफ जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है टाइमली वो आपको मिलती रहती है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में जो भी इन्फॉर्मेशन इन बासमती किस्मों में मैनेजमेंट करने के लिए आसान होगी वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सर, आपने समय निकाला, इस इन्फॉर्मेशन को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।